स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे? ये जो चैप्टर आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका ये आखिरी सेक्शन है, जिसे हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है क्या, इससे क्या फ़ायदा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं माइकल फैराडे से। याद रखिए, माइकल फैराडे 1832 के आसपास ईस्वी में इस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किया। अगर उस समय का आप इतिहास देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो समय था, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड था। आप सोचेंगे कि सर ये हिस्ट्री क्यों बता रहे हैं? हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिससे हर विषय संबंधित है, याद रखिए। तो हम क्यों ये बता रहे हैं? वो जो समय था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय था और उस समय जितने भी हमारे फैक्ट्रियाँ चलती थी, जितने भी इंडस्ट्रीज़ चलते थे, वो सारे के सारे कोयले से चलने वाली इंजन से या कोयले से चलने वाली मशीनों के द्वारा जो है चलाई जाती थी और जिसके कारण पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता था और कई तरह की समस्याएं थी। आपको मैंने बताया था पहले कि वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा का खोज कर लिया था। वोल्ट यानी कि एक सेल की सहायता से विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग करते हुए सेल का उपयोग कर उसने जो है विद्युत धारा का खोज कर लिया था। सभी को पता था कि विद्युत धारा कितना उपयोगी है, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि लार्ज अमाउंट में विद्युत धारा कैसे बनाया जाए। तो उस समय के अलग-अलग वैज्ञानिक विभिन्न तरह की खोज कर रहे थे। उसी समय ओरस्टेड ने ये खोजा कि जब भी किसी तार में विद्युत धारा बहती है, तो उसके कारण जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारा जो पूरा नेचर है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ का उल्टा घटना भी आवश्यक रूप से होता है। तो जब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो सकता है, तो निश्चित रूप से चुंबक का भी जो है विद्युतीय प्रभाव होना चाहिए। और इस बात को लेकर के माइकल फैराडे काफ़ी दिन तक जो है प्रयास करते रहे कि कोई ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे जो है चुंबक के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न किया जाए। और उसी खोज का परिणाम था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, जिसका उपयोग कर टेस्ला ने एसी करंट को जनरेट किया। और आज हम लोग जो पूरा ये एसी करंट उपयोग कर रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण माइकल फैराडे के द्वारा किए गए प्रयोग थे और उसके द्वारा निकाला गया निष्कर्ष था। उन्होंने ये सिद्ध किया कि चुंबक के द्वारा भी जो है विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो प्रश्न है कि चुंबक के द्वारा विद्युत धारा कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? क्या कारण है? कैसे जो है हम चुंबक एक अलग चीज़ है और विद्युत धारा एक अलग चीज़ है, तो दोनों को कैसे एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? इसी को हम यहाँ पे देखेंगे। उन्होंने एक बहुत ही फ़ेमस प्रयोग किया, जिसे हम लोग माइकल फैराडे का प्रयोग, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रयोग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माइकल फैराडे द्वारा किए गए प्रेरण की प्रयोग क्या है। बहुत सिंपल है। इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आपको क्लास 12 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर के हम मेरे नोट्स हैं या मेरे जो लेसन्स हैं, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि मैं क्लास 10 को स्टैंडर्ड मान के कर रहा हूँ या प्रतियोगी परीक्षाओं को स्टैंडर्ड मान के कर रहा हूँ, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो क्लास 10 में या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैं जस्ट उतना ही आपको यहाँ पे बताऊँगा। डिटेल इसके बारे में पढ़ना है तो आपको क्लास 12 के जो लेसन्स हैं, क्लास 12 के जो लेक्चर हैं, उसको आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, माइकल फैराडे ने क्या प्रयोग किया? उन्होंने देखा कि अगर एक मैग्नेट लिया जाए और इस मैग्नेट के पास में एक कुंडली रख दिया जाए, ऐसा एक कुंडली रख दिया जाए। अब इस चुंबक को हम मैग्नेट की तरफ इस चुंबक को हम इस कुंडली की तरफ ले जाए, या हम चुंबक को कुंडली से दूर ले जाए। दोनों स्थितियों में इसमें जो है, जब तक हम इसके पास ले जा रहे हैं या जब तक इसको दूर ले जा रहे हैं, दोनों स्थितियों में एक इसमें जो है प्रेरित धारा, विद्युत धारा बहने लगती है। अगर हम
मान लिया जाए इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो जैसे धारा उत्पन्न होती है, अगर हम इसी चुंबक को इसके विपरीत दिशा में ले जाते हैं, इस दिशा में ले जाते हैं, तो जो धारा की जो दिशा है, अभी मैं धारा की दिशा के ऊपर ज्यादा एग्जैक्टली कौन सा दिशा होगा इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करके मैं जस्ट इसको इधर किए तो ऐसा कर देते हैं, इसको इधर। तो अगर इधर ले जा रहे हैं तो इसमें जो है धारा उत्पन्न करेगी, जैसे हम दूर ले जा रहे हैं तो भी इसमें जो है विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। अगर हम इस चुंबक को इससे रखें और इस कुंडली को अगर हम दूर ले जाए या कुंडली को नजदीक ले जाए, तो इस स्थिति में भी जो है इसमें क्या होगा कि धारा उत्पन्न होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कुंडली और इस चुंबक के मध्य एक अपेक्षित गति होगी, उस कंडीशन में इसमें जो है एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। क्या हम परिभाषा लिख सकते हैं कि जब भी किसी कुंडली एवं चुंबक के मध्य अपेक्षित गति, जिसको हम लोग रिलेटिव मोशन कहते हैं, होगी, कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये जो घटना हो रही है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कहते हैं। Whenever there is a relative motion between a magnet and a armature और कुंडली आप कह सकते हैं, then there should be an induced EMF and due to this induced EMF there should be electrical current. इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। बहुत सिंपल सा है कि कुंडली और चुंबक ये दोनों जो है, कॉइल और ये मैग्नेट, ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, चाहे दोनों पास आ रहे हैं या दोनों दूर जा रहे हैं, या एक स्थिर है दूसरा दूर जा रहा है या पास आ रहा है, या ये स्थिर है ये पास या दूर जा रहा है। हर स्थिति में जो है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बहुत सिंपल सा ही है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि इसका कोई नियम भी है? आप क्लास 12 में डिटेल में पढ़ोगे कि फैराडे ने दो नियम दिया। पहले नियम को कहते हैं कि कब जो है प्रेरण की घटना होगी, और दूसरा जो कहता है कि कितना प्रेरण की घटना होगा। तो पहले नियम के अनुसार कि जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबक के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब चूंकि क्लास 10 के बच्चे जो है चुंबकीय फ्लक्स या विद्युतीय फ्लक्स के बारे में नहीं जानते, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। दूसरा नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के दर के क्रमानुपाती होता है। क्लास 12 के जो के विद्यार्थी या जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए याद रखेंगे E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी या माइनस डी डी टी ऑफ बी ए। क्लास 10 के स्टूडेंट को ये फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है वो याद रखेंगे। ई जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल है, माइनस डी फाई चुंबकीय फ्लक्स है, डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस डी डी टी ऑफ बी इज टू ए, जहाँ बी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और ए जो है क्षेत्रफल है। जस्ट ये फॉर्मूले को याद रखिए, अगर हो सकता है इसके ऊपर कोई आंकिक प्रश्न आए तो आप इसको कर सके, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो बहुत सरल है, आप इसको कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे
फ्लेमिंग का राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड लॉ या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। आपने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में लेफ्ट हैंड लॉ पढ़ा था, यहां पे राइट हैंड लॉ पढ़ेंगे। उल्टा है, क्योंकि वहां पे विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता था, यहाँ पे चुंबक से विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जो है जस्ट उल्टा हो जाएगा। लेकिन बाकी लगभग जो है चीजें जो है सेम है। देखिए, मैं इसमें ज्यादा ये नहीं करते हुए जस्ट सिंपल सा एक ये डाल रहा हूं कि अगर हम अपने हाथ को, राइट हैंड को आप इस तरह से कर रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे जो 3 फिंगर्स हैं, हमारी थंब है और मिडिल फिंगर्स है और इंडेक्स है, जिसको हम लोग अंगूठा कहते हैं और मध्यमा कहते हैं, मध्यिका कहते हैं, और इसको जो है इंडेक्स फिंगर या जो भी हिंदी में मुझे याद नहीं पड़ रहा है इसको। तो ये तीनों का गुण है कि ये तीनों एक दूसरे से लंबवत होता है। अब इसमें अगर जो है हम बाकी हाथ को ऐसे रखें, ये हमारा अंगूठा है, ये इंडेक्स फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है। तो जैसा कि उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, और आपने देखा होगा कि ये करंट का डायरेक्शन बताता था, ये फोर्स का डायरेक्शन बताता था। तो यहाँ पे सेम ऐसी जो है, ये अगर हम गति की दिशा बताएं, इंडेक्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, तो ये इंड्यूस्ड प्रेरित धारा की दिशा बताएगा। प्रेरित धारा की दिशा जो है ये हमारा मिडिल फिंगर जो है बताएगा। ऐसे इससे ज्यादा आसानी से आप इस राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पाम लॉ, ज्यादातर बुक्स में ये नहीं रहता है, लेकिन इसको हम ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। मान लिया जाए एक ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक तार जो है ऐसे गुजर रहा है। अब इस तार को ये ऐसे रखा हुआ है, या तो आप बाहर ला रहे हैं या अंदर ले जा रहे हैं। वास्तव में तार नहीं होता है, ये ऐसा कुंडली रहता है, मान लिया जाए, जिससे एक से जा रहा है दूसरे से बाहर आ रहा है। तो अगर इसको हम बाहें किसी परिपथ से घुमाते हैं, कहीं से भी घुमाते हैं इसको, तो एक जो है अगर बाहर आता है तो दूसरा जो है अंदर आ जाता है। तो देखेंगे अगर हम इसको ऐसे रखें तो ये जो हमारा फिंगर्स जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ये किसके दिशा बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हमारा हथेली जो है वो गति की दिशा बताएगा, और ये जो है अंगूठा जो है धारा की दिशा बताएगा। अगर हम इसको ऐसे रख रहे हैं और राइट हैंड को हम ऐसे रखते हैं, ये ज्यादातर नियम जो है ज्यादातर बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये मुझे ज्यादा इजी लगता है, इसलिए आपको याद रखिए। ये धारा की दिशा बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, और हमारा हथेली जो है गति की दिशा बताएगा, कुंडली की गति या तार की गति की दिशा बताएगा। तो फिर इस अनुसार अगर ये बाहर आ रहा है और ये अंदर जा रहा है तो धारा की दिशा क्या होगी?
प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो देखिए आप ऐसे रखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया, अगर ये पोर्शन बाहर आ रहा है, इसका मतलब जो है धारा जो है किधर जाएगा? ऊपर की तरफ, और इसमें जो है नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए अंदर की तरफ। तो हमारा जो धारा जो है इधर से जाएगा और ये इधर से होते हुए बाहर निकलेगा। अगर ये ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हमारा जो है धारा जो है क्या होगा कि एक में ऊपर जाएगा और दूसरे में जो है धारा जो है नीचे आएगी। और इस तरह से ये क्लॉकवाइज दिशा, अगर ये जो बोर्ड की दिशा को ले तो क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा। अगर इसके उल्टे दिशा में इसको घुमाए, ऐसे घुमाए, मतलब ये बाहर आने लगे और ये अंदर जाएगा, तो फिर इसमें धारा की दिशा भी बदल जाएगा। वास्तव में हमारा जो डायनामो होता है उसका सिद्धांत यही होता है। डायनामो का सिद्धांत क्या है? ये हमारा फ्लेमिंग का जो नियम है उसी माइकल फैराडे का जो नियम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है, उसी के ऊपर आधारित है। तो क्या इसमें होता है कि हम लोग यहाँ पे ये एक कुंडली रहती है जिसको दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में रखते हैं, और इस कुंडली के ऊपर जो है एक आर्मेचर, एक जो है रोटर लगा रहता है, जिसके ऊपर पानी के द्वारा या भाप के द्वारा किसी भी तरीके से प्रेशर लगा के इसको जो है, ये रोटर को जो है घुमाते हैं, इसको पूरे को घुमाते हैं। तो ये घुमाने से ये कुंडली घूमती है, जिसके कारण इसमें प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या धारा उत्पन्न होता है। ये किसी भी डायनामो का सिद्धांत है। तो आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे डायनामो, और डायनामो क्या है। तो डायनामो क्या है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। डायनामो क्या है, इसमें मुख्य मुख्य कितने प्रकार के यंत्र लगे रहते हैं, या इसके मुख्य भाग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ज़्यादा मैंने जैसे कि बताया है कि ज़्यादा हम डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा तो इसके लिए जो है क्लास 12 का जो लेक्चर है उसको हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, यह एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनामो इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट वर्क ऑन द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये विद्युत धारा का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपको इस सीधे सीधे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि डायनामो क्या है, व्हाट इज डायनामो। उसमें जो है 4 ऑप्शन दे देगा आपको। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, इस टाइप के 4 आपको दे सकता है। इसी तरह से जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है उसके ऊपर जो है आपको क्वेश्चन दे सकता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार, टाइप, प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 तरह के विद्युत धारा होते हैं, इसी तरह से ये भी 2 तरह का होता है। पहला एसी डायनामो और दूसरा डीसी डायनामो। एसी डायनामो जो एसी विद्युत धारा उत्पन्न करता है, अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न करता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। और डीसी डायनामो ये डीसी धारा या दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। ध्यान रखेंगे, इनके दोनों के बनावट में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो दोनों की बनावट में क्या अंतर है इसको भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। इसमें क्या क्या चीज लगे होते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ। दोनों तरह के डायनामो में मुख्य रूप से 4 तरह की चीजें लगी होती है। सबसे पहला जो होता है इसको कहते हैं क्षेत्र चुंबक, फील्ड मैग्नेट। पहला जो है ये क्षेत्र चुंबक या फील्ड मैग्नेट। ये शक्तिशाली जो है एक चुंबक होता है। कई बार ये खुद भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ऐसा जो है शक्तिशाली चुंबक होता है जिससे चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है। कई बार ये नाल आकार का भी होता है, इस टाइप का भी होता है। ध्यान देंगे, आपके 10th की बुक में जो चुंबक बना हुआ है ये इसी टाइप का नाल चुंबक बना हुआ है, नॉर्थ साउथ इस टाइप का जो है चुंबक बना हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे निकल करके इधर की तरफ जाता है। तो पहला जो है क्षेत्र चुंबक या फील्ड मैग्नेट, जो जितना शक्तिशाली होगा उतना ज्यादा जो है विद्युत धारा जो है ये उत्पन्न कर सकेगा। दूसरा जो है आर्मेचर या कुंडली, इसको हिंदी में कुंडली कहते हैं, इंग्लिश में आर्मेचर कहते हैं। कई बार हिंदी में भी इसको आर्मेचर ही कह देते हैं। आर्मेचर क्या है, इसके अंदर
बहुत सारे फेरे युक्त ऐसी कुंडली होती है जिसमें बहुत सारे फेरे हो सकते हैं। जितने ज्यादा फेरे होंगे आप देखोगे ये उतने ही शक्तिशाली ऐसा एक कुंडली होता है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा आप देखोगे कि उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल ये उत्पन्न कर सकता है। तो आर्मेचर या कुंडली। तीसरा जो है इसी पार्ट में एसी और डीसी में अंतर होता है। अगर एसी डायनामो है तो इसमें रहता है स्लिप रिंग, सर्पी बलय। हिंदी में इसको कहते हैं सर्पी बलय, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्लिप रिंग्स। और अगर डीसी डायनामो है तो इसको डिवाइडेड रिंग्स, विभक्त बलय। विभक्त मतलब बटा हुआ, विभक्त बलय ये होता है। अंतर यहीं पे होता है बस, और कोई भी अंतर एसी और डीसी में नहीं होता है। और चौथा जो है ब्रश। ब्रश ये चार पार्ट किसी भी चुंबक का मुख्य भाग होता है। सॉरी, किसी भी डायनामो के ये चार भाग जो है मुख्य होते हैं, याद रखेंगे। अब ये कार्य कैसे करता है देखिए, यहां पे ये रिंग्स लगे हुए हैं, ऐसा ये रिंग्स लगे हुए हैं। अब इस रिंग्स के ऊपर दो ब्रशेस लगे हुए हैं। ये ब्रशेस कैसे बना होता है? ये ब्रशेस इस टाइप को बना रहता है कि इसके घूमने पर भी ये घूमे लेकिन ये ना घूमे, क्योंकि घूमते हुए पार्ट से स्थिर पार्ट को जोड़ना है। तो जैसा आप देखे होंगे साइकिल में जो है बेयरिंग्स लगे होते हैं। बेयरिंग्स क्या करता है कि पैडल को घुमाने से पैडल तो घूमता है लेकिन उससे एक्सल नहीं घूमता है। इसी तरह से जब ये पूरा अंदर का पोर्शन घूमता है लेकिन ब्रशेस जो है स्थिर रहता है, जिससे इसमें जो धारा उत्पन्न होती है वो हमें बाह्य परिपथ में, अगर यहाँ पे एक धारामापी लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, तो इस लोड रेजिस्टेंस में अगर बल्ब लगा देंगे तो इसमें बल्ब जो है जलने लगेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा इसमें पोर्शन लगा रहता है जिसके ऊपर पानी या कोई भी किसी भी तरह का एनर्जी यूज करके इसके ऊपर अगर हम तेज से पानी का बौछार करें या स्टीम डालें इसके ऊपर, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये घूमेगा, रोटेट करेगा। और रोटेट करने से ये जो कुंडली जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कुंडली भी रोटेट करेगा। जब ये कुंडली रोटेट करेगा तो ऐसे कंडीशन में ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा, और जब ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा तो इसमें जो है क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर ये एक दिशा में घूम रहा है तो इसमें धारा की दिशा मान लो इधर से इधर रहती है। अगर इसको घूमने की दिशा बदल देंगे तो धारा की भी दिशा क्या हो जाएगी, वो बदल जाएगी, जो कि हमने फ्लेमिंग राइट हैंड लॉ में या बाएं हाथ की हथेली के नियम से हम लोगों ने देखा था। तो क्या क्या पोर्शन होता है? पहला है जो क्षेत्र चुंबक, ये विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा है कुंडली, आर्मेचर, जो जिसमें घुमाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तीसरा जो है डायनामो, स्लिप रिंग और या डिवाइडेड रिंग्स, ये रिंग्स है जो घूमते हुए पोर्शन को स्थिर पोर्शन से जोड़ता है। और ये ब्रशेस, याद रखिए ब्रशेस भी जो है ये कार्बन और एल्युमिनियम का एलॉय से बना होता है, जो कि जितने बार भी घूमे तो भी ये घिसता नहीं। अपने पंखे में भी देखा होगा, पंखा घूमते रहता है लेकिन क्या उसका ऊपर का जो बेरिंग्स है उसके ब्रशेस घिसते हैं, नहीं घिसते हैं। तो इसी विशेष प्रकार के ये मेटल से बने रहते हैं, एलॉय से बने रहते हैं, जिसके कारण कितना भी घूमता है तो ये नहीं, कुछ इसमें जो है खराबी नहीं होता है। याद रखिएगा, इसमें जितनी ज्यादा फेरों की संख्या होगी विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा। जितना शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होगा उतने ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न ज्यादा होगा। ये जितने तेजी से घूमेगा उतने ही ज्यादा विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा। बी ई इक्वल्स टू एन ए बी ओमेगा, ये जो है मुख्य रूप से सूत्र होता है।
ई इक्वल्स टू एक्चुअली ई इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टू टी होता है, लेकिन E0 इक्वल्स टू एन ए बी ओमेगा। एन जो है फेरों की संख्या है, ए क्षेत्रफल है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, ओमेगा जो है घूमने की दिशा है, तो गति है। तो ये चारों में से जो भी ज्यादा होगा उसी के अनुरूप में जो है विद्युत वाहक बल भी जो है इसमें बढ़ते जाएगा। तो ये जो है पूरा हमारा डायनामो का सिद्धांत, क्रियाविधि और साथ ही साथ ये कैसे कार्य करता है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया। तो जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे सिलेबस में जितनी भी चीजें जो है चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, ये सब के ऊपर जितनी भी चीजें हम लोग को पढ़नी थी वो सारे मैंने आपको बता दिया। आपको पता है कि मैं गणित का इसके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उसका अलग से मैं क्लासेस जो है ले रहा हूं। आप जब थ्योरी पोर्शन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उसके भी क्लासेस कीजिए, उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आप बना पाएंगे। इसके बाद में आप लोग जानते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। तो इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। थैंक यू।